चलिए करते हैं इसका स्टार्ट। सबसे पहले है अब परमुटेशन अंडर सर्टेन कंडीशन। देखिए पिछली लास्ट टाइम हमने देखा था परमुटेशन NPR, out of n objects if we are to select r object and then arrange them। पहले हमें r object को select करना है और फिर उनको arrange कर देना। तो NPR and that is given by factorial n upon factorial of n minus r, factorial n upon factorial of n minus r। ठीक है, अब और अगर हमें n ऑब्जेक्ट्स को लेकर n ऑब्जेक्ट्स को ही अरेंज करना है, सारे ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, ठीक है, तो NPN और वो हो जाता है फैक्टोरियल n। तब हमने कोई कंडीशन उसमें कंसीडर नहीं की थी ना, अब हम कुछ कंडीशन उसमें कंसीडर करेंगे, परमुटेशंस अंडर सर्टेन कंडीशंस। नॉट वन, प्रॉपरली इनको नोट करना है। द नंबर ऑफ ऑल परमुटेशंस of n different objects taken r at a time when a particular object is to be always included in each arrangement। देखिए n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके अरेंज करना है और कंडीशन ये है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमेशा लेना है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमेशा लेना है, ठीक है, वो फिक्स है कि वो जरूर लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास चॉइस है केवल n माइनस वन ऑब्जेक्ट में से r माइनस वन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करनी। एक ऑब्जेक्ट तो हमें हमेशा लेना ही है, दिस इज द कंडीशन। तो इट मींस के n माइनस वन ऑब्जेक्ट में से r माइनस वन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने की कंडीशन को सेलेक्ट करना है बस हमें, और अरेंज तो पूरे r को करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर ये r प्लेसेस है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से अप टू ये r ऑब्जेक्ट्स r माइनस वन प्लेसेस है। देखिए n ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट तो हमारे पास ऑलरेडी है और हमें टोटल लेने हैं r, टोटल r लेने हैं, तो एक हमारे पास है, हमें r माइनस वन और लेना। तो हमने क्या किया, n माइनस वन ऑब्जेक्ट में से r माइनस वन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके अरेंज कर दिया। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे वो n माइनस वन पी आर माइनस वन हो जाएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएंगे n माइनस वन पी आर माइनस वन। लेकिन एक ऑब्जेक्ट अभी हमारा बाहर है, वो हमने पहले से सेलेक्ट किया हुआ है और ये r माइनस वन ऑब्जेक्ट हमारे अरेंज हो गए। r माइनस वन ऑब्जेक्ट हमारे n माइनस वन पी आर माइनस वन तरीके से हमारे अरेंज हो गए। अब हमें उस ऑब्जेक्ट को भी अरेंज करना, तो हो सकता है वो ऑब्जेक्ट, ये r माइनस वन ऑब्जेक्ट अरेंज हो चुके हैं, तो हो सकता है वो जो एक ऑब्जेक्ट हमने पहले ले लिया था वो हो सकता है वो फर्स्ट प्लेस पर हो। तो ये जो r माइनस वन ऑब्जेक्ट अरेंज हुए हैं n माइनस वन पी आर माइनस वन तरीके से, उसमें से एक तरीका ये हुआ कि हमने उस ऑब्जेक्ट को फर्स्ट प्लेस पर सेलेक्ट कर लिया, या फिर यहां हम सेलेक्ट ना करते उसको, यहां ना रखते उसको, हम या सेकंड प्लेस पर रखते, यहां पर, या फिर इस पर नहीं रखते, यहां थर्ड प्लेस पर रखते। तो ये जो r माइनस वन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सेलेक्ट किए गए हैं, तो जो एक ऑब्जेक्ट बचा हुआ था हमारे पास, उस ऑब्जेक्ट को रखने के लिए हमारे पास टोटल प्लेसेस r। ठीक, तो टोटल प्लेसेस r और हमें उसको भी अरेंज करना है। तो ये वाला जो अरेंजमेंट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये r तरीके से अरेंज हो सकता है, और वो बाकी के ऑब्जेक्ट हमारे n माइनस वन पी आर माइनस वन तरीके से अरेंज हो सकते थे। तो टोटल हमें इसको भी करना है और उनको भी करना है। तो जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे हमारे वो r इंटू n माइनस वन पी आर माइनस वन। ठीक है, हाँ मोहित कुछ बोल रहे हो? सर वो आप एक रिकॉर्ड तो कर रहे हो ना ये सेशन? ठीक है, ये है द नंबर ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स taken r at a time when a particular object is to be always included
is to be always included in each arrangement is R into n minus 1 p r minus 1. हाँ रोहन, मोहित कुछ कहना चाह रहे हो? सर वो मैं कह रहा था आप ये सेशन रिकॉर्ड तो कर रहे हो ना? हेलो, पता नहीं चल रहा, हाथ क्यों उठा रहे हो बार बार? मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी तो आई, मैं आपके पास आप आ रही लोगों की है। आवाज नहीं आ रही मुझे, एक सेकंड में जरा चेक कर लूं कि आवाज क्यों नहीं आ रही है। हेलो हाँ हाँ अब आई है आवाज, हाँ बोलो। दीदी, हाथ कैसे उठाऊं? मैंने हाथ उठा तो दिया। हेलो हाँ सर, मैं ये कह रहा था आप ये सेशन रिकॉर्ड तो कर रहे हो ना? कौन सा, कौन बोल रहा है? मोहित? हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? मोहित? यस सर। हाँ हाँ तो बताओ क्या करना यस है? सर, मैं मोहित बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो। सर वो मैं कह रहा था आप ये सेशन एक बार रिकॉर्ड तो कर रहे हो, क्योंकि वो मेरा कनेक्शन बार बार लॉस्ट हो रहा है, तो मिस हो रहा है बार बार बीच में। हाँ कोई बात नहीं, मिल जाएगा। अगर ये रिकॉर्ड हो गया ठीक से तो मिल जाएगा। ओके ओके रिकॉर्ड तो मैं कर ही लेता हूँ। ठीक है, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है, द नंबर ऑफ परमुटेशंस of n distinct objects taken r at a time when a particular object is never taken in each arrangement. ये तो बिल्कुल क्लियर है, एक तो हमें लेना ही नहीं है अब, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारे पास है n माइनस 1, उन्हीं में से हमें r को लेकर अरेंज करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1 p r माइनस 1, n माइनस 1 p r माइनस, ये तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, n माइनस 1 ऑब्जेक्ट में से लेने r है और अरेंज कर देने उसको, तो n माइनस 1 p r माइनस। Now, next point is note number 3. This is not note. The number of permutations of n different objects taken are at a time in which two specified objects always occur together. दो particular object हमेशा एक साथ रहेंगे, वो हमेशा आएंगे और हमेशा एक साथ रहेंगे और अरेंजमेंट में भी एक साथ रहेंगे। तो देखिए जैसे हमने फर्स्ट किया था, तो फर्स्ट में क्या था, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमें हमेशा लेना था, तो बाकी के n-1 में से हमने p r-1 करके r-1 को सेलेक्ट करके अरेंज कर दिया था n-1 p r-1 तरीके से। यहाँ पर क्या है, उन दो को छोड़ दीजिए पहले, तो बाकी के बचे हुए n-2 में से r-2 को लेकर हम अरेंज कर देंगे, तो n-2 p r-2। अब ये r-2 ऑब्जेक्ट अरेंज हो चुके हैं, दो ऑब्जेक्ट अभी और हैं हमारे पास अरेंज करने के लिए। उन दो ऑब्जेक्ट को एक समझिए कि वो एक ऑब्जेक्ट, उन दो ऑब्जेक्ट को एक समझिए कि वो एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर वो एक ऑब्जेक्ट है और r-2 हमारे अरेंज हो चुके हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को हम r-1 तरीके से उसमें एडजस्ट करें। हो सकता है फर्स्ट प्लेस पर आए, हो सकता है सेकंड प्लेस पर आए, हो सकता है थर्ड प्लेस पर आए। तो r-2 अगर ऑब्जेक्ट्स अरेंज किए गए हैं, तो एक ऑब्जेक्ट को और अरेंज करने के प्लेसेस हो गए हमारे पास r-1। जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या किया था कि उसमें r-1 अरेंजमेंट, r-1 ऑब्जेक्ट अरेंज थे, और जो एक ऑब्जेक्ट और हमने अरेंज किया था उसके लिए हमारे पास प्लेसेस थे r। तो यहाँ r-2 है तो हमारे पास प्लेसेस होंगे r-1। तो n-2 p r-2 इंटू r-1 हो गया। लेकिन वो जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक साथ हमने रखे हैं, वो रहेंगे एक साथ लेकिन आपस में तो अरेंज हो सकते हैं इंटू फैक्टोरियल 2। तो जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे हमारे पास वो फैक्टोरियल 2 इंटू r-1 इंटू n-2 p r-। क्लियर है? देखिए हमने तीन तरह के अरेंजमेंट देखे हैं, तीन तरह की कंडीशन देखी है। पहला कि n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके अरेंज करना है। कंडीशन इज कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमेशा इंक्लूड किया जाना है। ठीक है, तो हमने n-1 ऑब्जेक्ट में से r-1 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अरेंज कर दिया n-1 p r-1 तरीके से,
और फिर वो जो एक ऑब्जेक्ट बाहर बचा हुआ था उसके लिए r प्लेसेस थे, उसको भी हमने अरेंज कर दिया। तो r इंटू n माइनस वन पी r माइनस वन। सेकेंड पॉइंट वाज कि n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके अरेंज करना है, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कभी नहीं लेना है। तो अगर लेना नहीं है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, बाहर कर दीजिए। बाहर कर दिया उसको तो हमारे पास ऑब्जेक्ट बचे हैं n-1। तो n-1 ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके अरेंज कर दिया npr-1 वेज। नंबर 3, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, लेकिन दो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स हमेशा एक साथ रहेंगे। तो उन जो दो ऑब्जेक्ट हमेशा एक साथ रहेंगे हमने उनको अलग कर दिया। उसके अलावा हमारे पास n-2 ऑब्जेक्ट्स बचे और r-2 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके हमने अरेंज कर दिया। ठीक है, अब उन दो को एक समझ के हमने उनको r-1 प्लेसेस पर अरेंज किया। तो r-1 इंटू n-2 pr-2। लेकिन वो जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक साथ रखे जाने हैं, लेकिन आपस में तो बदल सकते हैं। तो आपस में वो फैक्टोरियल 2 वेज से बदल सकते हैं। तो फैक्टोरियल 2 इंटू r-1 इंटू n-2 pr-2, ये होंगे टोटल नंबर ऑफ। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। नहीं, चलिए देखिए एक सम है। हाँ बोलो सर। नोट टू एक और बार बता दो। हैं? नोट टू एक बार ही बता दो। ये जो √2 है, देखिए √2 इसलिए आया है क्योंकि जो दो ऑब्जेक्ट थे उनको हमने एक साथ रखा था। मान लीजिए ए और बी ऑब्जेक्ट है, उसको एक ही मान लिया, ठीक है, और हमने उसको अरेंज कर दिया। लेकिन वो एक नहीं है, वो दो ऑब्जेक्ट है, वो आपस में तो बदल सकते हैं। ए और बी एक साथ रहेंगे, लेकिन ए भी हो सकता है और बी ए हो सकता है। तो वो दो ऑब्जेक्ट आपस में फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर? सर। हाँ बोलो सर नोट टू एक और बार बता दो सर। हैं? नोट टू में सर हमें n-1 ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं ना। हाँ, तो n-1 pr। हाँ सर ये होगा ना। हाँ, ठीक है सर, मैं गलत सुन रहा था सर मैं कुछ। n-1 pr, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट तो हमें लेना ही नहीं है, उसको तो हमने बाहर ही कर दिया। तो n-1 pr हो गया, वही लिखा हमने। यस सर। ये लिखा ना n-1 pr। ओके, चलिए Yes, एक sir. सम, हाँ एक सम देखिए जरा। ये है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल बी अरेंज्ड। PENCIL, ये है वर्ड हमारे पास PENCIL। और इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e। n हमेशा e के बाद रहेगा, यानी कि EN को एक समझ लो, ठीक है। और सेकंड पार्ट है कि एंड ई और ऑलवेज टुगेदर, ये एक साथ रहेंगे लेकिन आपस में बदल सकते हैं। EN हो सकता है और NE भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। देखिए पेंसिल, पेंसिल वर्ड के लेटर को हमें अरेंज करना है। वो कह रहा है कि n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, EN होना चाहिए। तो EN जो ये है, इसको हमेशा, ये जो EN है इसको हमेशा एक साथ रखिए। एक है ये लेटर, ये एक लेटर है, और इस एक लेटर में, इस एक लेटर, इसको एक समझिए, और ये तीन लेटर ये हैं। करना क्या था हमें, एक सेकंड, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल बी अरेंज। अच्छा, सबको अरेंज करना है, ओके। ये मुझे लग रहा है कुछ गलत हो गया। चलो पेंसिल, पेंसिल एक काम करेंगे, क्योंकि ई जो n है वो ऑलवेज नेक्स्ट टू ई होना चाहिए। तो ये जो EN है इसको एक समझिए,
तो एक लेटर तो ये हो गया और इसके अलावा 4 लेटर और है हमारे पास। एक लेटर ये हुआ और 4 लेटर अभी हमारे पास और है, तो टोटल लेटर हो गए 5। तो 5 लेटर को अगर हमें अरेंज करना है तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे वो होंगे फैक्टोरियल 5। इसको छोड़ दीजिए, अननेसेसरी कंफ्यूजन। ठीक है, फैक्टोरियल 5 तरीके से। एक लेटर हो गया en और उसके अलावा 4 लेटर हो रहे हैं, टोटल लेटर हो गया हमारे पास 5 और 5 लेटर को हम फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ना अब उसके बाद ये है कि e और n एक साथ रहेंगे। पहले में था कि n हमेशा e के बाद रहेगा और सेकंड में है कि e और n हमेशा एक साथ रहेंगे। एक साथ रहेंगे तो हो सकता है पहले रहा हो इससे, तो इनको एक लेटर समझिए पहले और 4 लेटर हो रहा है, तो टोटल 5 लेटर को हम फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और ये जो e और n है इनको आपस में अरेंज कर सकते हैं इनटू फैक्टोरियल 2 वेज। तो ये हो गया फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 एंड दैट इज 240। वो बनेगा 120 और ये बनेगा 240। क्लियर है ये? नाउ अब है परमुटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। परमुटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। अगर सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग ना हो तो, ठीक है, कुछ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो जाए। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है ये, जिसमें 3 ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी और इनको अरेंज कर दिया है। अगर 3 ऑब्जेक्ट को हम अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल 3 तरीके से इनको अरेंज किया जा सकता है। ए बी सी, बी ए सी, सी ए सी बी, सी ए बी, बी सी ए और सी बी ए। तो फैक्टोरियल 3 तरीके से इनको अरेंज, 6 तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कर लें कि इनमें से 2 ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है, सपोज ए और ई आइडेंटिकल है, जो ए और सी, और ये सी नहीं है ये ए है। अगर ये सी नहीं है ये ए, तो जहां जहां सी था वहां वहां ए लिख दीजिए। तो हुआ क्या, ये जो फर्स्ट अरेंजमेंट है ए बी और जो लास्ट अरेंजमेंट है ए बी ए, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए। जो फर्स्ट अरेंजमेंट है ए बी ए और जो लास्ट अरेंजमेंट है ए बी ए, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए। सेकंड अरेंजमेंट है बी ए ए और सेकंड लास्ट है बी ए, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए। और ए ए बी और ए ए बी ये भी आइडेंटिकल हो गए। तो जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो हमारे पास 6 थे, अब 6 से कुछ कम रह गए। वो चांस की बात है कि वो जस्ट हाफ हुए, तो जस्ट हाफ नहीं होंगे लेकिन कुछ कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर कुछ आइटम्स आइडेंटिकल हो जाएं, जैसे ए और सी आइडेंटिकल हो गए, तो पहले क्या था, ए और सी को अगर आपस में बदल देते तो डिफरेंट अरेंजमेंट बनता। लेकिन अगर ये ए और ए ही हो जाए तो इनको आपस में अगर हम रीअरेंज करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है वो कुछ कम हो जाएंगे पहले के मुकाबले। तो कैसे हो जाएगा ये, वो देखिए। मान लीजिए हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो n है। जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो n है। उनमें से p एक जैसे हैं, q दूसरी तरह के एक जैसे हैं, ठीक है, और r तीसरी तरह के एक जैसे हैं। जो r है वो तीसरी तरह के एक जैसे हैं। ओके, ये जो n ऑब्जेक्ट हैं, जो n ऑब्जेक्ट हैं, अगर इनको हम अरेंज करें, इनमें से कुछ आइडेंटिकल हैं, p एक जैसे हैं, q एक जैसे हैं और r एक जैसे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये अगर इनको टोटल को अरेंज करें तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। एज्यूम कर लिया सपोज जो नंबर ऑफ वेज आएंगे इनको अरेंजमेंट के वो x आएंगे। ठीक है, ये x आएंगे, ये x है तब जबकि p एक जैसे हैं, q एक जैसे हैं और r एक जैसे, आइडेंटिकल। मतलब p ऑब्जेक्ट जो है, जैसे 4a आ गए तो 4 ऑब्जेक्ट एक जैसे हो गए, उनको आपस में बदलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो आइडेंटिकल होते तो फैक्टोरियल 4 तरीके से वो बदले जाते। तो ये p आइडेंटिकल हैं, लेकिन अगर p आइडेंटिकल नहीं होते तो इनको भी हम अरेंज कर सकते थे फैक्टोरियल p तरीके से। उसी तरीके से q आइडेंटिकल है, लेकिन अगर आइडेंटिकल नहीं होते तो हम इनको फैक्टोरियल q तरीके से अरेंज कर देते। और r आइडेंटिकल है और अगर ये आइडेंटिकल नहीं होते तो हम इनको फैक्टोरियल r तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए p को फैक्टोरियल p तरीके से अरेंज किया जा सकता है, q को फैक्टोरियल q तरीके से अरेंज किया जा सकता है और r को फैक्टोरियल r तरीके से अरेंज किया जा सकता है। अगर ये आइडेंटिकल नहीं है तो, अगर ये दीज आर ऑल डिस्टिंक्ट, अगर ये डिस्टिंक्ट है, और सपोज ये सारे डिस्टिंक्ट है
तो जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा, x तो ये था ही आइडेंटिकल होने पे, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है तो ये फैक्टोरियल फी तरीके से अरेंज होंगे, ये q और ये, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे डिस्टिंक्ट हो गए, सब अलग अलग है। और अगर ये सब अलग अलग है तो इनको फैक्टोरियल n तरीके से अरेंज किया जा सकता था क्योंकि n ऑब्जेक्ट है। तो यहां से x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल ऑफ r। तो ये है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ x n items in which p items are identical of first kind, q items are identical of second kind, and r items are identical of third kind. So total number of arrangement is given by factorial n upon factorial p factorial q factorial. ठीक है। अब जैसे ये एक सम है, how many permutations of the letters of the word apple, APPLE, ये 5 लेटर हैं। अगर ये पांचों डिस्टिंक्ट होते तो फैक्टोरियल 5 तरीके से इनको अरेंज किया जा सकता, लेकिन इन 5 में 2 आइडेंटिकल हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे अब वो होंगे फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, ये होंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 2। ठीक है, क्लियर? यस सर। 2 आवाजें आई है बस, एक का मैसेज आया, 3 बंदों को क्लियर हुआ इसके बाद। ऐसा तो नहीं कि इसको Yes, चला sir. के कहीं घूमने निकल जाते हो। मनीष की भी आ गई आवाज। No, अनमोल, sir. Yes, sir. आवाज आती रहनी चाहिए, इससे पता चलता है कि यही हो, कहीं चले नहीं गए। चलिए, एक और बड़ा पॉपुलर सम है क्लास 11th का, वो है द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर एंड दीज वर्ड्स आर arranged as in a dictionary, find the rank of the word random। ठीक है, इस तरह के सम काफी किया करते थे, तो एक बार इसको निकाल करते हुए चलते हैं कि रैंडम वर्ड के लेटर्स को अरेंज करके हमें डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, और जो वे वर्ड्स बनेंगे, अगर रैंडम वर्ड्स के लेटर को अरेंज करके हम डिफरेंट वर्ड्स बनाएंगे तो फैक्टोरियल 6 वर्ड्स बनेंगे। फैक्टोरियल 6 का मतलब 720। ठीक है, 720 वर्ड्स बनेंगे। उन 720 वर्ड्स को अगर हम अरेंज करें तो उसमें कहीं रैंडम आएगा, तो रैंडम की रैंक क्या है, कौन से नंबर पे रैंडम आएगा। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो रैंडम वर्ड के लेटर्स हैं उनको ही अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेते हैं, ADMNOR। तो अगर हम इसको बनाने चलें तो सबसे पहले जो ए से स्टार्ट होते हैं वो वर्ड बनेंगे, फिर डी से स्टार्ट होते हैं वो वर्ड बनेंगे, फिर एम से, फिर एन से, फिर ओ से, और फिर लास्ट में जाके आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड बनेंगे, और रैंडम उसी सीरीज में जाएगा जो वर्ड आर से स्टार्ट। तो अब हम शुरू करते हैं, सबसे पहले ए से स्टार्ट। तो फर्स्ट लेटर हमने फिक्स किया ए, और उसके बाद के 5 लेटर्स को हमने अरेंज कर दिया फैक्टोरियल 5 तरीके से, 120 हो। उसी तरीके से फर्स्ट लेटर अगर हम डी फिक्स किया, बाकी के 5 को हमने अरेंज किया फैक्टोरियल 5 तरीके से, तो टोटल हो गए हमारे पास 120। तो 120 वर्ड बनेंगे डी से स्टार्ट होने वाले, 120 बनेंगे ए से स्टार्ट होने वाले, उसी तरीके से 120 बनेंगे एम से स्टार्ट। ठीक है, एम तक पहुंच गए हम ना। इसके बाद एन वाले आएंगे, जो एन से स्टार्ट होंगे वो भी 120 होंगे, ओ वाले आएंगे वो भी 120 होंगे। अब शुरू होते हैं आर के। आर के देखिए, क्योंकि आर हमें चाहिए, अभी आर हमें चाहिए, तो आर को हमने फिक्स कर लिया। आर हमें चाहिए, आर को हमने फिक्स कर लिया, तो आर को वहां से हम कैंसिल कर देते हैं कि आर हम अब हमें नहीं चाहिए। जो वर्ड थे, जो लेटर थे हमारे पास, वो थे रैंडम वर्ड के। उसमें सबसे पहले था ए, डी, एम, एन, ओ, आर। ठीक है, ये लेटर थे। अब आर हमें चाहिए, तो आर को तो हमने फिक्स कर दिया, तो आर को हम यहां से हटा देते हैं, आर को हमने क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब आर नहीं है। अब ये 5 लेटर बचे हैं हमारे पास अरेंज करने,
आर के बाद जो बनने शुरू होंगे, अब वो बाकी के लेटर भी हमारे अल्फाबेटिकली अरेंज, तो पहला लेटर हमने ले लेते हैं ए, लेकिन रैंडम में आर ए भी हमें चाहिए, तो इसको भी हमने फिक्स कर दिया, इसको भी हटा दिया यहाँ से। इसके बाद लेटर बचे हैं 4 अरेंज करने, तो पहले स्टार्ट होंगे डी से और हमें चाहिए एन, तो ये डी वाले सारे बन जाएंगे। तो फर्स्ट लेटर हुआ डी और बाकी के बचे हुए 3 लेटर अरेंज होंगे फैक्टोरियल 3 तरीके, तो हो गया ये 6। ठीक है, उसके बाद एम वाले आएंगे, तो फर्स्ट लेटर हुआ एम और उसके बाद बाकी के 3 लेटर होंगे 6 तरीके से। उसके बाद आएगा एन, तो एन हमारा आ गया, इसको हमने फिक्स किया और एन को भी यहां से क्रॉस कर दिया। अब 3 लेटर हमें अरेंज करने हैं, डी एम ओ, तो पहले डी, पहला लेटर डी हो गया और डी भी हमें चाहिए, रैंडम डी भी हमें चाहिए, तो डी को भी यहां से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास लेटर बचे हैं एम और ओ, तो पहले बनेगा एमओ और उसके बाद बनेगा ओ एम, तो ये हो जाएगा रैंडम। ठीक है, और इनको सबको टोटल किया तो इसकी रैंक आ गई 614, तो ये 614 रैंक में। ठीक है, 11th में हम करते थे इन सब। चलिए नाउ आगे बढ़े, एक और नोट पॉइंट, इसको देखिए और याद रखिए। नोट पॉइंट नंबर 4, नोट पॉइंट 4 है the number of permutations of n different objects taken are at a time when each may be replaced each may be placed any number of times in each arrangement। देखिए हमें n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, अरेंज करना है, और कोई ऑब्जेक्ट कितनी बार भी आ सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए जैसे हमारे पास r प्लेसेस है, तो पहले प्लेस पे n ऑब्जेक्ट में से कोई एक आएगा, कितने तरीके से आ सकता है, n तरीके से। ठीक है, जो सेकंड प्लेस है उस पर भी n ऑब्जेक्ट में से कोई एक आ सकता है, जो पहले आ गया वो भी आ सकता है, वो भी कितने तरीके से आ सकता है, n तरीके। थर्ड ऑब्जेक्ट वो भी n तरीके से आ सकता है, 4 ऑब्जेक्ट वो भी n तरीके से। इस तरह से कितने ऑब्जेक्ट हमें लेने हैं, r ऑब्जेक्ट लेने हैं, तो n into n into n into n up to r टाइम, तो दैट विल बिकम n to the power r। n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है हमें, और कोई ऑब्जेक्ट कितनी बार भी आ सकता है, तो दैट विल बी डन बाय n to the power r way, n into n into n up to r times, तो n to the power r। क्लियर? यस सर। हाँ, यस सर। चलिए अब ये और देखिए, ये जो नोट पॉइंट आ रहे हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, इनको अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा और इनको याद भी रखना पड़ेगा। देखिए आप कह रहे हैं कि परमुटेशंस व्हेन ऑब्जेक्ट्स कैन रिपीट, ये तो वही हो गया, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n different things taken are at a time when each may be repeated any number of times in each arrangement is n to the power r, ये तो वही है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज अब आपके पास आ रही है, वो है सर्कुलर परमुटेशन। ये आप लोगों ने 11th में नहीं पढ़ा, जरा इसको सुनिए। सर्कुलर परमुटेशन, दिस इज सर्कुलर परमुटेशन। देखिए मान लीजिए हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं, ए बी सी डी, ये मैंने बनाया ए बी सी डी, 4 ऑब्जेक्ट, और इनका अरेंजमेंट मैं करता हूं। अगर इन 4 ऑब्जेक्ट को मैं अरेंज करता हूं तो फैक्टोरियल 4 तरीके से दीज कैन बी अरेंज। फैक्टोरियल 4 मतलब 24 अरेंजमेंट इनके बना सकते। उनमें से एक अरेंजमेंट मैंने ले लिया ए बी सी डी, ये एक अरेंजमेंट है आउट ऑफ 24, वन अरेंजमेंट मैंने ले लिया ए बी सी, और मैं क्या करता हूँ, इसको साइक्लिक ऑर्डर में आगे बढ़ाता हूँ। जैसे एक एक पीछे हटा दिया, जैसे बी ए की जगह आ गया, सी बी की जगह आ गया, डी ए सी की जगह आ गया, और ये ए यहां से उठ के यहां चला गया। फिर एक एक बढ़ाया,
फिर एक एक बढ़ाया, तो ऐसे साइक्लिक ऑर्डर सेम रखा, ए बी सी डी, फिर बी सी डी ए, फिर सी डी ए बी, फिर डी ए बी सी। तो ये साइक्लिक ऑर्डर सेम रखते हुए इनको एक एक शिफ्ट किया। अगर हम बात कर रहे हैं कि ये लीनियर परमुटेशन है, तो ये चार डिफरेंट अरेंजमेंट है। डिफरेंट अरेंजमेंट है कि जैसे ए फर्स्ट अरेंजमेंट में ए और डी किनारे पे है और बी और सी उनके बीच में, लेकिन सेकंड अरेंजमेंट में बी और ए किनारे पर है और बी ए सी और डी उनके बीच में। तो ये चार अरेंजमेंट डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट। तो वो जो 24 अरेंजमेंट एक्चुअली बने हैं, वो अगर उनके साइक्लिक ऑर्डर को कंसिडर करें तो वो 6 अरेंजमेंट है और एक अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग 4 अरेंजमेंट है, तो टोटल 24 अरेंजमेंट बने। जैसे ये एक अरेंजमेंट लिया, उसके करस्पॉन्डिंग 4 अरेंजमेंट, तो इस तरह के 6 अरेंजमेंट हैं और उनके हर एक के करस्पॉन्डिंग 4 अरेंजमेंट है, तो टोटल 6 × 4 24 अरेंजमेंट बनते हैं अगर 4 ऑब्जेक्ट्स को हम अरेंज करें इन ए रो, लीनियर परमुटेशन। लेकिन समझिए कि अगर ये सर्कुलर होता तो क्या हो जाता। ये एक सर्कल है और इसमें ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है, ए बी सी डी। अब इसको शिफ्ट करिए, जैसे यहां पर बी आ गया था ए की जगह, तो बी आ गया ए की जगह, सी आ गया बी की जगह और डी आ गया सी की जगह और ए चला गया डी की जगह। अब आप इसको देखिए, पहले क्या था, ए डी और बी के बीच में था, अभी भी ए डी और बी के बीच में ही, क्योंकि ये साइकिल में है तो राउंड है, तो इनकी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले जो ऑब्जेक्ट जिन दो के बीच में था या जिसके पास में था, अभी भी उन्हीं के पास में। यहां पर क्या था लीनियर में कि ए के लेफ्ट में कोई नहीं था और राइट में भी था, ठीक है, ये डिफरेंट था अरेंजमेंट। अब इसमें देखिए, पहले वाले अरेंजमेंट में क्या हुआ कि ए के राइट में है बी और लेफ्ट में है डी, और दूसरे अरेंजमेंट में देखिए ए के राइट में है बी और लेफ्ट में है डी, सेम अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 साइक्लिक अरेंजमेंट थे लीनियर परमुटेशन में, तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं, लेकिन जो साइक्लिक परमुटेशन है, सर्कुलर परमुटेशन है, उसमें ये अरेंजमेंट आइडेंटिकल हो जाते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है 24, वो 24 नहीं रहेंगे, वो केवल 6 रह जाएंगे। हर एक के 6 डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट थे, उनमें हर एक के करस्पॉन्डिंग 4 अरेंजमेंट है, उसकी वजह से 24 होगा। तो वो अरेंजमेंट रह जाएंगे हमारे पास कितने, वो अरेंजमेंट रह जाएंगे हमारे पास केवल 6। अगर हम इसको ड्राइव करने की कोशिश करें, आप ऐसे समझिए कि जो सर्कुलर परमुटेशन है वो लीनियर परमुटेशन से कुछ कम आएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ आइडेंटिकल परमुटेशन बन जाएंगे उसके अंदर। सपोज उसकी संख्या है x, सपोज x सर्कुलर परमुटेशन बने, ठीक है। जैसे यहाँ 4 ऑब्जेक्ट थे, ये एक ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग, एक ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग, एक अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग 4 अरेंजमेंट बने हैं, क्योंकि 4 ऑब्जेक्ट थे। तो उसी तरीके से अगर n ऑब्जेक्ट हो और उसमें एक अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग n अरेंजमेंट बनेंगे, एक अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग n अरेंजमेंट बनेंगे, अगर वो लीनियर में है। तो अगर हम कह रहे हैं कि x सर्कुलर है और हर एक के करस्पॉन्डिंग n बनेंगे, तो जो टोटल अगर वो लीनियर होते तो xn बनते, और लीनियर होते तो हम उसको फैक्टोरियल n कहते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ होगी फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ n-1। तो सर्कुलर परमुटेशन में जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होते हैं वो होते हैं फैक्टोरियल ऑफ n-1, n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करें। लीनियर में अगर n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करें तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस होते हैं फैक्टोरियल n, और सर्कुलर में होते हैं फैक्टोरियल ऑफ n-1। जैसे इसी में ये 4 ऑब्जेक्ट थे, अगर हम 4 ऑब्जेक्ट को सर्कुलर परमुटेशन में अरेंज करें तो जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे वो फैक्टोरियल ऑफ 4-1, यानी कि फैक्टोरियल 3, एंड फैक्टोरियल 3 इज व्हाट, फैक्टोरियल 3 इज 6, वो 6 मैंने बताया। क्लियर है सर? हाँ बोलो सर ये सर्कुलर अरेंजमेंट में अरेंज करना एक बार सिखाना सर फिर से। देखो सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होगा कि अगर हम एक एक को शिफ्ट कर दें, जैसे लीनियर अरेंजमेंट में क्या हुआ, शिफ्ट किया, जैसे यहाँ हमने में अरेंजमेंट में चेंज नहीं किया, हमने क्या किया, इसको घुमा दिया बस। ये जो ए है वो यहाँ पहुंच गया, बी इधर सरक गया, सी इधर सरक गया, डी इधर सरक, केवल सरकाया है इनको, तो ये डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट बने हैं, ठीक है। लेकिन सर्कुलर में क्या होगा कि ये डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट नहीं बनेंगे, अगर आप इसको रोटेट कर देंगे तो वो सेम अरेंजमेंट रहेगा।
जैसे एक मैंने अंदर वाले सर्किल पर रखा है और एक ये बाहर आउटर पे हमने रखा है, तो ये केवल रोटेट किया है। रोटेट करने से इसकी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे यहाँ पर ए के राइट में बी था, लेफ्ट में डी था। अब दूसरे वाले में भी देखोगे तो यहाँ ए के राइट में बी है और लेफ्ट में डी है, सेम है। लेकिन लीनियर में क्या होता है, लीनियर में ए के राइट में बी है, लेफ्ट में कुछ नहीं है, और यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट में डी है और राइट में कुछ नहीं, तो डिफरेंट है। ये सर्कुलर में डिफरेंट नहीं होते। तो जो सर्कुलर में होते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, वो कुछ कम हो जाते हैं पहले के मुकाबले। तो अगर हम लीनियर में अरेंज करते हैं एन ऑब्जेक्ट को, तो वो होते हैं अरेंज फैक्टोरियल तरीके से, और अगर हम उनको सर्किल में अरेंज करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाते हैं हमारे फैक्टोरियल ऑफ n माइनस। ठीक है? यस सर। अच्छा, अब एक चीज और देखिए इसके अंदर, जैसे ये एक सीक्वेंस है A B C D, ये एक सीक्वेंस है, हमने लिया। अगर इसको क्लॉकवाइज हम